हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे होंगे बिल्कुल। तो आज हम अपना कंटेंट का जो शुरुआत है वो कर रहे हैं ग्रेड 1 साइकोलॉजी के लिए। आपका जो पहला यूनिट है उसका नाम दिया गया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जब आप सिलेबस देखेंगे तो वहाँ सिर्फ 4 पॉइंट मेंशन किए गए हैं, ठीक है? एक लिखा है वहाँ पर अधिगमकर्ता, दूसरा लिखा है वहाँ पर शिक्षक, तीसरा लिखा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और चौथा वहाँ पर लिखा गया है विद्यालय प्रभावशीलता, ठीक है? ये चारों चीज़ें वहाँ पर मेंशन हैं। अब ये जो आप पढ़ेंगे आप देखेंगे कि सिलेबस में तो लिखा नहीं है, ठीक है? तो आपके सिलेबस में कुछ चीज़ें तो होती है क्लियर, कुछ चीज़ें होती है हिडन यानी कि छुपी हुई, ठीक है? ये जो हिस्सा हम पढ़ रहे हैं जहाँ हम मनोविज्ञान का परिचय लेंगे यानी उससे संबंधित कुछ बेसिक चीज़ें, मनोविज्ञान क्या है, कैसे शुरू हुआ, मनोविज्ञान में कौन-कौन सी विचारधारा या संप्रदाय हैं, मनोविज्ञान की विधियाँ कौन-सी हैं। उसके बाद इसी प्रकार से हम शिक्षा मनोविज्ञान की थोड़ी-सी चर्चा करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, कैसे इसे परिभाषित किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है उसमें क्या-क्या सम्मिलित है और शिक्षा मनोविज्ञान का अध्यापक के लिए क्या महत्व है। अब ये सारा पार्ट जो मैंने कहे ना इतने सारे टॉपिक्स आपको सिलेबस में लिखे हुए नहीं दिखेंगे, पर वहीं टीचर का रोल आ जाता है, वहीं गाइड का रोल आ जाता है। जब हमने पेपर्स का एनालिसिस किया, आप भी जब अच्छे से पेपर देखेंगे तो ये चीज़ क्लियर है। प्रीवियस ईयर पेपर्स आप देखेंगे तो ये चीज़ हिडन है, वहाँ लिखा नहीं है सिलेबस में, लेकिन वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये तो जानते होंगे तब आप इस सिलेबस को आगे पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस का नाम दिया है शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र तथा आईसीटी। तो शिक्षा मनोविज्ञान का बेसिक आपको पता होना चाहिए और शिक्षा मनोविज्ञान का बेसिक पता होने के लिए पहले आपको मनोविज्ञान का बेसिक पता होना चाहिए। यानी मनोविज्ञान क्या है इसका परिचय ले लेते हैं। तो इसी को अब हम शुरू कर रहे हैं। तो खोजना मत, सिलेबस में नहीं मिलेगा, दिखने में नहीं आएगा, लेकिन प्रश्न बन जाते हैं। जैसे मनोविज्ञान के संप्रदाय से कई बार प्रश्न आपके पेपर्स में आए हुए हैं और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र और प्रकृति से तो बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर्स में रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वास्तव में मनोविज्ञान शुरू कैसे हुआ? तो बच्चों जब हम इस शब्द को देखते हैं, मनोविज्ञान को देखते हैं, तो हिंदी में जब आप इसको देखोगे तो आपको लगता है कि भाई क्या करें, हम संधि विच्छेद कर लेते हैं मनोविज्ञान का। तो संधि विच्छेद करने पे क्या पाओगे? मन का विज्ञान। भाई मन धन विज्ञान आप बनाओगे संधि विच्छेद करके, आपने पाया मन का विज्ञान। तो भाई कोई बच्चा कह देगा कि भाई मन का विज्ञान होता है ये। तो पहली बात कि जो हिंदी के संधि विच्छेद से अर्थ निकल रहा है वो इसका आज अर्थ नहीं है, ठीक है? फिर देखेंगे भाई इसका अंग्रेजी में क्या शब्द होता है? साइकोलॉजी होता है। तो मैम साइकोलॉजी से समझ लेते हैं हम। तो साइकोलॉजी से जब समझने गया कोई तो उसको पता चला कि ये जो शब्द है वो कहाँ से बना है? ग्रीक भाषा से बना है। और ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, कौन से? एक है साइके और एक क्या है? लोगोस, ठीक है? अब साइके और लोगोस को मिलाकर के क्या बनाया गया? साइकोलॉजी बनाया गया। अब साइके शब्द का हम अर्थ जब खोजने चलते हैं तो अर्थ मिलता है, अंग्रेजी में कहते हैं सोल या आत्मा। और लोगोस का जो ग्रीक भाषा का शब्द है उसका अर्थ खोजने चलते हैं तो क्या मिलता है हमको? स्टडी या अध्ययन। अब इस आधार पर यानी अंग्रेजी नाम के अनुसार क्या हो गया साइकोलॉजी? भाई ये हो गया आत्मा का अध्ययन। तो बोलो मैम आपने बता दिया फिर तो साइकोलॉजी आत्मा का अध्ययन है ना, तो फिर आपने बता दिया मन का अध्ययन है, दोनों में से कोई तो होगा ही। लेकिन भाई ये आपको ध्यान रखना है कि वास्तव में आज के समय में ना तो साइकोलॉजी जो है आत्मा का अध्ययन है, ना ही इसे मन का अध्ययन या मन का विज्ञान कहा जा सकता है। ये बात कर रहे हैं हम शुरुआत की। तो वास्तव में शुरुआत कैसे हुई? एक विषय होता है फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र। तो मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में, फिलॉसफी की एक ब्रांच के रूप में, और वहाँ ये नाम साइकोलॉजी दिया गया। तो साइकोलॉजी यानी वहाँ क्या माना गया कि भाई हम आत्मा को पढ़ेंगे, आत्मा का अध्ययन करेंगे और हमारी एक शाखा होगी साइकोलॉजी। तो तब साइकोलॉजी आत्मा का अध्ययन ही था, लेकिन आज ये आत्मा का अध्ययन नहीं है। तो क्या हुआ, क्या है? तो इस संबंध में ये आप सामने देख रहे हैं, ये है साहब एबिंगहॉस जी, इनका नाम है एबिंगहॉस।
अब एबिंगहॉस जी ने एक बात कही है जो बड़ी प्रसिद्ध हुई, बड़ा उनका कोटेशन फेमस है कि मनोविज्ञान का अतीत लंबा है लेकिन इतिहास छोटा है। कि भाई बहुत पहले से पढ़ा जा रहा है। अब दर्शन शास्त्रियों की जब हम बात करते हैं तो कुछ नाम आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, डिकार्त, ये सारे नाम किसी ना किसी विषय में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। ठीक है, तो ये इनका टाइम पीरियड देखोगे ना तो इट इज़ लाइक ईसा पूर्व का समय निकल के आता है। ठीक है, 400 ईसा पूर्व, 480 ईसा पूर्व, ऐसा वाला समय। तो भाई ये कह रहे कि अतीत तो बहुत लंबा है, शुरुआत तो बहुत पहले हुई थी मनोविज्ञान की, लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो मनोविज्ञान की छोटी है। इतिहास किसे कहेंगे हम? जो वास्तव में आपके पास कुछ तथ्य उस चीज़ से संबंधित मिले जिनका कोई प्रूफ हो, ठीक है, कोई सबूत हो। तो कह रहे भाई लिखित में एविडेंस जो मिलते हैं वो बहुत पुराने नहीं मिलते हैं साइकोलॉजी विषय के, पर माना जाता है कि शुरू तो बहुत पहले हो गया था। अपने काम की चीज़ ये है कि ये कथन जब आ जाए तुम्हारे पास एग्जाम में कि मनोविज्ञान का अतीत लंबा है लेकिन इतिहास छोटा है, ये किसने कहा? तो ये एबिंगहॉस ने कहा। और ऐसे कथन जो बहुत प्रसिद्ध हैं वो हम यहाँ कवर अप करेंगे, क्योंकि कभी कभी इक्का दुक्का स्टेटमेंट या कथन आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाता है और इनको पूरा रटना नहीं होता है, जस्ट कीवर्ड पर फोकस करना होता है। जैसे यहाँ पर अतीत और इतिहास जो शब्द है वो क्या है? कीवर्ड है, यानी मूल मुख्य शब्द है जिनसे आप पहचान सकते हैं कि ये बात किसने कही थी। तो यहाँ पहले बात को समझो कि एबिंगहॉस ये कह रहे हैं कि इस विषय का अतीत तो लंबा है, बहुत पहले से ही चला आ रहा था, लेकिन इतिहास जो है वो बहुत लंबा नहीं है, वो छोटा ही है। तो उस आधार पे अतीत और इतिहास दोनों के बारे में बात किसने की थी? एबिंगहॉस ने की थी। अपने को इतना सा याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं मनोविज्ञान के जो विकास के चरण हुए या अवस्थाएं हुई उनकी। पहले चरण को हम डिस्कस कर लेते हैं। 4 चरणों में हम पढ़ेंगे। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कुल कितने चरण होंगे। 4 चरण या अवस्थाएं होंगी। पहले चरण को हम पढ़ लेते हैं। तो पहले चरण में क्या ध्यान रखना है? जो अभी हमने डिस्कस किया है कि जो मनोविज्ञान की शुरुआत हुई वो दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में हुई थी। तो दर्शन शास्त्र की शाखा में क्या बोला कि भाई एक ऐसी शाखा जिसमें हम आत्मा का अध्ययन करेंगे, हम सोल को स्टडी करेंगे, वो साइकोलॉजी होगा। तो इसकी पहली अवस्था यही मानी जाती है, मनोविज्ञान की प्रथम अवस्था, यानी इसे आत्मा के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया था। अब कोशिशें बहुत करी आत्मा को ढूंढने की, खोजने की, आत्मा क्या है, कहाँ, कैसे मिल जाए, शरीर से निकलती हुई दिख जाए, दूसरे शरीर में जाती हुई दिख जाए, या नहीं भाई शरीर के साथ ही खत्म हो जाती है। लेकिन कई कोशिशों के बाद भी दार्शनिकों को इस संबंध में कोई सफलता हाथ नहीं लगी। तो वास्तव में आत्मा क्या है और इसका अध्ययन कैसे किया जाए, ये दोनों सवाल बने ही रहे। इन सवालों का कोई जवाब असल में उनको मिल ही नहीं पाया। और इसका जो उत्तर है वो खूब प्रयास किया गया दार्शनिकों द्वारा, लेकिन स्पष्ट रूप से उन द्वारा ऐसा कोई उत्तर खोजा नहीं गया। तो अंततः माना गया भाई ऐसा प्रश्न जिसका आप सालों से, दशकों से उत्तर खोज रहे हैं लेकिन मिल ही नहीं रहा, तो भाई बदल दो। ठीक है, आत्मा तो हमको नहीं मिल पा रही है, क्या है, कैसे अध्ययन करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अंततः मनोविज्ञान के अर्थ को ही बदल दिया गया और तब शुरू होता है इसका दूसरा चरण या सेकेंड स्टेज। दूसरे चरण में आपको ध्यान रखना है कि अब मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन अध्ययन के बजाय मन के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया, स्टडी ऑफ माइंड कहा गया। अब मन के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया तो भाई यहाँ शब्द आ रहा है मन, जिसको हम अंग्रेजी में माइंड लिखते हैं। अब ये मत सोचना कि माइंड और मस्तिष्क या ब्रेन एक ही चीज होती है। ठीक है, माइंड शब्द और ब्रेन शब्द अंग्रेजी में और हिंदी में हम कहें मन और मस्तिष्क, ये दो अलग अलग शब्द हैं। मस्तिष्क जो है ये मूर्त है, ये आपका जो खोपड़ी के अंदर जो संरचना है ना, इसी को मस्तिष्क कहते हैं। और इस मस्तिष्क की संपूर्ण कार्य प्रणाली को समझ लिया गया है। मस्तिष्क के कौन से भाग से क्या कार्य संचालित होता है, कहाँ चोट लगने पर क्या समस्या होती है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन अब कर लिया गया है। ठीक है, लेकिन हम जबकि बात कर रहे हैं, बहुत हम कहें कि सेंचुरीज बैक हम बात कर रहे हैं, तो उस
समय यानी कि हम बात कर रहे हैं लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास, उस समय पर मन और मस्तिष्क को अलग से समझा नहीं गया था। लेकिन ये भी सच है कि यहाँ मन का संदर्भ किससे था? माइंड से ही था, ठीक है? अब मन का हम उपयोग कैसे लेते हैं? कई बार आप कहेंगे आज तो मन कर रहा है कि गुलाब जामुन मिल जाए मुझे खाने को, आज मन कर रहा है कि कहीं घूमने चल जाएँ, आज पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। लेते हैं हम इस शब्द को उपयोग तो लेते हैं, लेकिन वास्तव में मन कहाँ है? हमारे शरीर में कहीं कोई संरचना है क्या? उसकी कार्यप्रणाली कोई समझ पाया क्या? अब तक भी नहीं समझ पाया है। तो ये जब कोशिश कर रहे थे तो इन्हें जो प्रश्न आत्मा के अध्ययन के दौरान जो प्रश्न इनको खोजने पड़ रहे थे, वो यहाँ भी खोजने पड़ रहे थे कि मन असल में है क्या? ठीक है? और इसका अध्ययन कैसे करें? विधि कौन-सी अपनाएँ इसके अध्ययन के लिए? तो ये दोनों प्रश्न यहाँ भी जवाब नहीं दिए जा सके। तो जो हश्र आत्मा का हुआ था मनोविज्ञान में, वही हश्र किसका हो गया था? मन का भी हो गया था। तो फिर सोचा गया कि नहीं, एक बार और चेंज कर लेते हैं, फिर परिवर्तित कर दिया गया कि भई अब हमें इसे किसके रूप में पढ़ना है? कॉन्शियसनेस के अध्ययन, या हम कहें चेतना के अध्ययन के रूप में अध्ययन करेंगे कि भाई मन भी नहीं मिल रहा हमको, आत्मा भी खोज ली, मन भी खोज लिया, कोई सफलता हाथ नहीं लगी है, तो चलो बदल देते हैं वापस से। अब हम इसमें चेतना या कॉन्शियसनेस का अध्ययन करेंगे और तब शुरू होती है थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के विकास की तीसरी अवस्था या चरण। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि हमारे लिए बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट आना शुरू हो जाते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य आना शुरू हो जाते हैं। उन दोनों अवस्थाओं में आपने नोटिस किया होगा, मैंने आपको कोई नाम नहीं बताए, मैंने आपको कुछ नहीं कहा कि ऐसी कोई बातें इन्होंने कही या किताबों के नाम आपको याद रखने, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल बात याद रखनी है कि यहाँ जो मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय बना, वो कब बना? इस अवस्था से बना है, तीसरी अवस्था से बना है। उन दो अवस्थाओं तक, पहली और दूसरी अवस्था तक, मनोविज्ञान सिर्फ दर्शन शास्त्र की एक शाखा था और आपके कोर्स में दर्शन शास्त्र से प्रश्न नहीं पूछे जाने वाले। हाँ, लेकिन एक विषय को पढ़ रहे तो उसकी शुरुआत का एक अंदाजा ज़रूर होना चाहिए और उस लिहाज से ही हमने शुरुआती दो अवस्थाओं में किसका अध्ययन किया जा रहा था, इस चर्चा को किया है। वहाँ कोई दार्शनिकों के आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब तीसरी अवस्था में हम कह रहे हैं कि चेतना के अध्ययन के रूप में परिभाषित कर दिया। चेतना क्या है? तो भाई जब आप जागृत अवस्था में होते हैं, आपका मस्तिष्क और आपके जो संवेदी अंग हैं या ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां तो जानते हैं ना आप लोग, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, वो पांचों ज्ञानेंद्रियां और हमारा मस्तिष्क जो है वो वातावरण से विभिन्न सूचनाओं को ग्रहण कर पा रहे हैं और उनके प्रति अनुक्रिया कर पा रहे हैं। वो तो है हमारी चेतन स्थिति या चेतना। सामान्य रूप से हम जब बात करते हैं तो भाई चेतना में हम कब नहीं होते हैं? जैसे आप अभी मुझे सुन रहे हैं, मैं कुछ बोल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, हम दोनों चेतन में हैं, ठीक है? तो हम चेतना में कब नहीं होते हैं? तो बच्चे बिल्कुल जवाब देंगे, मैम जब सो रहे होते हैं, नींद में होते हैं हम, तो हम चेतना में नहीं होते हैं। हमारा मस्तिष्क कार्य तो कर रहा होता है तब भी, लेकिन वो प्रणाली अलग तरीके की है। आपको ध्यान रखना है कि तब जो स्थिति है मस्तिष्क के कार्य करने की, उसको चेतन स्थिति में सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि अब वातावरण में कोई अगर छोटे मोटे परिवर्तन हो रहे हैं तो उन्हें ग्रहण करके उनके प्रति अनुक्रिया नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ चलो भाई चेतना के अध्ययन को करेंगे, यानी ये कहते थे नींद में रात को क्या होता है हमको नहीं अध्ययन करना है। कोई आदमी बेहोश हो जाए, कोमा में चले जाए, तब वो चेतन में नहीं है, तो वो हमको लेना देना नहीं है, मनोविज्ञान में हम अध्ययन नहीं करेंगे। उसके अलावा मृत्यु के बाद क्या होता है, क्योंकि तब तो चेतना रहती ही नहीं है। मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या नहीं होता, हमको कोई लेना देना नहीं है, हम अध्ययन नहीं करेंगे। तो सिर्फ चेतना के दौरान प्राणी क्या करता है ये अध्ययन करेंगे। अब कुछ फैक्ट्स आपको यहाँ याद रखने। ये विचार, चेतना के अध्ययन का विचार स्वीकार करने वाले 3 मुख्य नाम आप याद रखेंगे। एक है विल्हम वुंट, एक है टिचनर और एक नाम हमारे पास यहाँ इसी स्लाइड पे है, वो कौन है? विलियम जेम्स। ये 3 मुख्य मनोवैज्ञानिक थे और उसमें भी सबसे पहले वास्तव में मनोविज्ञान को
चेतना के अध्ययन के रूप में स्थापित करने का श्रेय जिनको जाता है वो कौन है? विल्हेम वुंट है। अब खास बात यहाँ पर विल्हेम वुंट के कंट्रीब्यूशन या योगदान की है कि इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी 1879 में। ठीक है, तो यहाँ पहले हम एक और जो फैक्ट दिया है उसको देख लेते हैं कि विलियम जेम्स ये अमेरिकन थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एक बुक लिखी, क्या बुक था? बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। कब लिखी? 1890 में, यानी 1890 में। और क्या बताया इन्होंने कि मनोविज्ञान को एक ऐसे विषय के रूप में ये परिभाषित कर रहे थे जिसमें चेतना की अवस्थाओं की व्याख्या और विवरण को प्रस्तुत किया जाता है। यानी चेतना कैसी कैसी अवस्थाओं में होती है उसकी व्याख्या की जाती है और उसका संपूर्ण विवरण इस विषय में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ एक कंट्रीब्यूशन जेम्स का है, योगदान जो है मुख्य इस तीसरी अवस्था में। मैंने कहा तीनों नाम इम्पॉर्टेंट हैं या महत्वपूर्ण हैं, तो जेम्स का योगदान आप ध्यान रखेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी बुक लिखी और वहाँ मनोविज्ञान को चेतना की अवस्थाओं के अध्ययन के रूप में उन्होंने परिभाषित किया था। एक और बात जो जेम्स के बारे में, इस पुस्तक के बारे में याद रखनी है, इन्होंने एक विचार दिया चेतना की धारा या प्रवाह, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब ये क्या है? तो आप याद रखेंगे कि विलियम जेम्स ने कहा कि जब भी हम चेतन अवस्था में होते हैं तो हमारे मस्तिष्क में कुछ विचारों का प्रवाह लगातार होता ही रहता है या चलता ही रहता है। मस्तिष्क कभी खाली नहीं रहता। यदि आप चेतन अवस्था में हैं तो आपके मस्तिष्क में कुछ ना कुछ विचारों का प्रवाह चलता ही रहता है और इस विचारों के प्रवाह को ही वो क्या कह रहे थे? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कह रहे थे। तो ये शब्द या ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का संबंध किससे है, इस रूप में भी पूछा जा सकता है। ट्रांसलेट करके चेतन की धारा या चेतन का प्रवाह किससे संबंधित है ये भी पूछा जा सकता है। तो आप क्या याद रखेंगे? विलियम जेम्स से संबंधित है। अब देखिए दूसरी जो बात मैं कर रही थी विल्हेम वुंट की और टिचनर की, यहाँ आप देख सकते हैं कि विल्हेम वुंट ने कहाँ पर? जर्मनी में एक जगह का नाम है लिप्जिग। ठीक है, शहर है लिप्जिग। वहाँ लिप्जिग यूनिवर्सिटी थी जिसको बाद में नाम बदल के कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी कर दिया गया। तो उस यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को इन्होंने स्थापित किया। और कब स्थापित किया? 1879 में, 1879 में। इधर आप देख पा रहे हैं विल्हेम वुंट को और ये उस समय की ही तस्वीर है। ठीक है, विल्हेम वुंट जो कि आपको ध्यान रखना है कि उसी समय की, उसी दौरान की तस्वीर है इनकी। यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई? विल्हेम वुंट लैब में बैठे हुए हैं, प्रयोगशाला में बैठे हुए हैं और प्रयोगशाला में इनके कुछ साथी भी बैठे हुए हैं। अब पहली प्रयोगशाला खोली थी तो भाई प्रयोग करने की कोशिश कर रहे होंगे, कुछ चर्चाएं कर रहे होंगे प्रयोग को लेकर के। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। विल्हेम वुंट के बारे में आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि इनको कहा जाता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक या फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। यहाँ एक करेक्शन भी कर लीजिएगा, ये 8 नहीं है 3 है। ठीक है, 1832 से इनका टाइम पीरियड है। वैसे आपको डायरेक्टली किसी के बर्थ और डेथ को याद रखना नहीं है, बट हाँ साइकोलॉजी में जनरली मनोवैज्ञानिकों का जब नाम लिखा जाता है तो उनका टाइम पीरियड साथ में लिखा जाता है। ठीक है, कि उनका क्या काल रहा, जन्म और मृत्यु के क्या सन रहे, ये लिखा जाता है, तो इसलिए मेंशन्ड है। तो ये इतना छोटा स्पैन नहीं था कि 1882 से 1920 में मृत्यु होगी, ऐसा नहीं था। 1832 से और 1920 का काल है। ठीक है, अब एक तो नाम दिया जाता है इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक और साथ के साथ इनको कहा जाता है आधुनिक मनोविज्ञान का
जनक। तो ये दोनों नाम, ये दोनों उपाधियाँ किसे दी जाती हैं? विल्हम वुंड को दी जाती हैं। ये आपको ज़रूर याद रखना है। इधर हमने बात करी थी विलियम जेम्स की, ठीक है? अब विलियम जेम्स जो हैं, इनको क्या कहा जाता है? कई बार आप लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि नहीं मैम, इस किताब में पढ़ लिया कि विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं या नहीं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है। तो इसको क्लियर रख लो, बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ ये बात मैं बता रही हूँ कि जेम्स को कहा जाता है अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक। इनको नाम दिया जाता है फाउंडर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। तो ये फैक्ट आप एडअप कर लिया कीजिए, ठीक है? आपके जो नोट्स आप साथ में बना रहे हो वहाँ पर ऐड कर लिया कीजिए ये छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है? तो जेम्स को कहा जाता है अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक, जबकि वुंड को कहा जाता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक या आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहली प्रयोगशाला स्थापित की, और दूसरी मुद्दे की बात यह कि इस तीसरी अवस्था से ही मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित हुआ। मनोविज्ञान अब एक शाखा नहीं था दर्शन शास्त्र की, ये अपने आप में एक अलग विषय बन गया था। अब देखिए बच्चों, टिचनर की बात भी कर लेते हैं। टिचनर जो थे, ये किसके स्टूडेंट थे? शिष्य थे वुंड के, ठीक है? तो वास्तव में वुंड जर्मनी में अपना कार्य कर रहे थे। मैंने बताया कि जर्मनी में ही इन्होंने प्रयोगशाला स्थापित की। जो जेम्स थे वो अमेरिका में अपना कार्य कर रहे थे, ठीक है? टिचनर के बारे में आपको याद रखना है, ये ब्रिटिश थे, ठीक है? लेकिन ये उनके वुंड की जो चर्चा हुई वहाँ उस दौरान दुनिया में उनकी चर्चा हुई कि हाँ, मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में इन्होंने घोषित किया, प्रयोगशाला स्थापित की, तो काफ़ी प्रभावित हुए टिचनर उनसे, और वो जर्मनी आ गए थे। क्यों आ गए थे? कि उनको मनोविज्ञान का अध्ययन करना था। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने भी मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। टिचनर ने मनोविज्ञान की सबसे पुरानी पद्धति या विधि, जिसका नाम है आत्मनिरीक्षण, इसको अंतः दर्शन भी कहते हैं, या अंतः अवलोकन, अंतः निरीक्षण, ये सभी नाम दिए जाते हैं। अंतः निरीक्षण, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है इंट्रोस्पेक्शन, एक नाम है अंग्रेजी में इंट्रोस्पेक्शन। तो ये सभी नाम दिए जाते हैं, ठीक है? किसको? इस विधि को। क्या विधि थी? आत्मनिरीक्षण या अंतः दर्शन या अंतः निरीक्षण। अब अंतः का मतलब अपने आप के अंदर, ठीक है? और दर्शन का मतलब देखना। तो इस विधि की थोड़ी चर्चा अपन यहाँ कर लेते हैं। तो वास्तव में ये जो विधि थी, इसको इन्होंने कोशिश तो करी उपयोग में लेने की, लेकिन ये विधि भी विफल रही। इस विधि में क्या करते थे कि एक व्यक्ति अपने स्वयं के अंदर देख करके, जांच करके अपनी चेतना के बारे में बातें बता सकता है, यानी अपने विचारों को वो खुद अच्छे से बता सकता है कि वो कैसा महसूस कर रहा है, क्या चिंतन या क्या विचार उसमें चल रहा है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो तीसरी अवस्था थी, जहाँ सिर्फ चेतन को अध्ययन करने पर बल दिया जा रहा था, ये भी बहुत लंबे समय तक नहीं चली थी। और उसका एक कारण कौन थे? उसका एक कारण थे सिगमंड फ्रायड। भाई सिगमंड फ्रायड कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक साइकियाट्रिस्ट थे, एक मनश्चिकित्सक थे। अब साइकियाट्रिस्ट का क्या काम होता है? साइकियाट्रिस्ट का काम होता है, जो मानसिक रोगी होते हैं या मनोवैज्ञानिक विकारों से ग्रस्त लोग होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनको देखते हैं, निदान करते हैं, उपचार करते हैं। तो ये अपना कार्य कर रहे थे, कई सारे रोगियों के, कई सारे केसेस के उन्होंने अध्ययन करे, और इन्होंने बताया कि भाई चेतन के अलावा अवचेतन भी कुछ होता है और अचेतन भी कुछ होता है। साथ के साथ फ्रॉइड ने ये भी बताया कि वास्तव में अचेतन जो है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, और ये कहा कि चेतन तो हमारे संपूर्ण व्यवहार में सिर्फ 10% भूमिका रखता है और अचेतन की भूमिका 90% होती है। इनकी बात हम डिटेल से करेंगे, सिगमंड फ्रॉइड की हम आराम से चर्चा करेंगे। यहाँ सिर्फ एक लिंक समझना है आपको कि भाई जहाँ तीसरी अवस्था में वुंड द्वारा, टिश्नर द्वारा, जेम्स द्वारा ये कहा गया कि भाई ये अवस्था जो है, इसमें क्या हो रहा है, चेतना का अध्ययन हम करेंगे, मनोविज्ञान को इसी रूप में स्थापित करेंगे। उसी दौरान
एक हम कहें डॉक्टर थे ये, तो एक डॉक्टर आए, मनोचिकित्सक आए और उन्होंने अपनी बात रखी कि नहीं भाई, ये चेतन जो है, कॉन्शियसनेस जो है, ये तो सिर्फ 10% है, ज़्यादा महत्व किसका है, अचेतन का है, जो कि 90% है। तो यहाँ मन की अवचेतन और अचेतन जो गतिविधियां हैं, इनके बारे में कोई बात नहीं की गई, किसमें, तीसरी अवस्था में। और इस कारण इसका दायरा काफी सीमित ही रहा और इसमें जानवरों की चेतना का अध्ययन भी शामिल नहीं किया गया था, सिर्फ मनुष्य की चेतना को सम्मिलित किया गया था। ये भी एक कमी रही तीसरी अवस्था की। तो ये दोनों बिंदु महत्वपूर्ण हैं कि ना तो एनिमल्स को यानी जानवरों को मनोविज्ञान का हिस्सा माना गया उस समय, और ना ही अवचेतन और अचेतन को मनोविज्ञान का हिस्सा माना गया। और अंततः इस तीसरी अवस्था में भी बदलाव किया गया। क्या किया गया, तो हम देखते हैं चौथे चरण को, फोर्थ स्टेज को, कि अंततः मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन कहा गया। व्यवहार का अध्ययन या स्टडी ऑफ बिहेवियर माना गया। अब बिहेवियर में ये कहा गया कि यही संपूर्ण व्यवहार सम्मिलित करेंगे हम, चेतन व्यवहार भी और अचेतन को भी यहाँ सम्मिलित किया जाएगा। अब ये चेतन अचेतन का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो विचार है, ये हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम सिगमंड फ्रॉयड को पढ़ेंगे। यहाँ आप इतना सा समझिए कि जहाँ तीसरी अवस्था में सिर्फ चेतन की चर्चा की जा रही थी, सिर्फ चेतना पर ध्यान देने की बात कही जा रही थी, वहीं चतुर्थ अवस्था में कहा गया कि नहीं, हम तो संपूर्ण व्यवहार को ही मनोविज्ञान में अध्ययन करेंगे। और व्यवहार यानी कि प्राणी द्वारा की गई सभी अनुक्रियाएं, जो कुछ एक प्राणी करता है, उन सबका अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाएगा। अब इस संदर्भ में आपको नाम याद रखना है एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट का, जिनका नाम था विलियम मैकडूगल। ये डॉगल लिख दिया गया है, ठीक है, या मात्रा नहीं है, मैकडूगल नाम है उनका, ठीक है। विलियम मैकडूगल, जिन्होंने क्या किया, 1905, ईयर याद रखना है आपको, एक बुक लिखी जिसका नाम था फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, ठीक है। ये बुक बहुत उस समय हम कहें कि एक महत्वपूर्ण पुस्तक साबित हुई। इस बुक में इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। वास्तव में इन्होंने आचरण शब्द का उपयोग किया इस पुस्तक में, कंडक्ट या आचरण का उपयोग किया, किसके लिए, मनोविज्ञान को परिभाषित करने के लिए। अब आचरण जो शब्द है, उसको मनोविज्ञान में व्यवहार के समानांतर ही रखा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के आचरण का अध्ययन है। किसने कहा, मैकडूगल ने कहा अपनी बुक फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में 1905 में। ये तथ्य आपको ऐसे कैसे याद रखने हैं। अब ये जो सारा परिवर्तन हुआ कि पहले मनोविज्ञान क्या था, आत्मा का अध्ययन था, फिर मनोविज्ञान हो गया मन का अध्ययन, फिर मन से भी बात नहीं बनी, इसको कर दिया गया चेतना का अध्ययन, और चेतना के अध्ययन के साथ ये एक स्वतंत्र विषय हो गया, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट हो गया। लेकिन तब भी बात नहीं बनी और अंततः इसे कर दिया गया व्यवहार का अध्ययन। अब व्यवहार के अध्ययन के बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ हमने सिर्फ एक फैक्ट कवर किया है, क्योंकि हमें और चीज़ें पढ़नी है, मनोविज्ञान की कई सारी महत्वपूर्ण बातें आगे चर्चा करनी। तो अभी तक हमने सिर्फ इन अवस्थाओं की चर्चा की। इन अवस्थाओं के संदर्भ में एक मनोवैज्ञानिक ने एक कथन कहा जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। किन्होंने कहा, तो इन्होंने कहा, ये कौन है, तो इनका नाम है वुडवर्थ। तो वुडवर्थ जी ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग, फिर उसने अपनी चेतना भी खो दी, और अब इसका संबंध व्यवहार से बना हुआ है। यानी चारों अवस्थाओं को यहाँ कवर कर लिया ना, कि सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का भी त्याग कर दिया, फिर उसके बाद किसका त्याग कर दिया, चेतना को भी छोड़ दिया, उसको भी खो दिया, लेकिन इसका संबंध आज भी व्यवहार से बना हुआ है। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ, ये जो बदलाव हुआ, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अब बाकी की जो बातें कि हाँ, व्यवहार के अध्ययन के बाद इसमें क्या हुआ, कोई महत्वपूर्ण नाम, जैसे वॉटसन का नाम व्यवहारवादी के रूप में बहुत प्रसिद्ध है, तो उन सब की चर्चा भी हम आगे की कक्षाओं में करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ हमने जस्ट उन 4 अवस्थाओं को डिस्कस किया है जिनके द्वारा मनोविज्ञान के अर्थ में निरंतर परिवर्तन हुआ, लेकिन आखिर में मनोविज्ञान को वैज्ञानिक व्यवहार के अध्ययन के रूप में स्वीकार कर लिया गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।